प्रधानमंत्री ने स्थापना दिवस पर सीआईएसएफ कर्मियों को दी शुभकामनाएं। दृढ़ संकल्प, अनुशासन और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में योगदान को सराहा। विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां कार्य दिवस। भोजनावकाश के बाद श्रम और उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। अब 18 मार्च तक चलेगा सत्र। भाजपा की सरकार को सदन से सड़क तक घेरने की रणनीति। विधायक दल की बैठक में जन सरोकार के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने का निर्णय। और राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री। राज्य में जारी विकास गतिविधियों और विदेश यात्रा से कराया अवगत। सीएम का आज असम दौरा। 12 मार्च को कैबिनेट बैठक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का आज 57वां स्थापना दिवस है। यह बल अटूट निष्ठा, अनुशासन और राष्ट्रीय सेवा का गौरवशाली प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलक्ष्य पर सभी सीआईएसएफ कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि सीआईएसएफ देश भर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने सीआईएसएफ कर्मियों के दृढ़ संकल्प, अनुशासन और समर्पण की भावना को भी सराहा। श्री मोदी ने कहा कि जवानों की अटूट प्रतिबद्धता भारत की सुरक्षा और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सीआईएसएफ की तरह ही देश की आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जवानों की अदम्य साहस की वजह से कई क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं, जिसमें बूढ़ा पहाड़ भी शामिल है। गढ़वा में सीआरपीएफ 172वीं बटालियन के 87वें स्थापना दिवस पर बूढ़ा पहाड़ के कुल्ही पिकेट में मेडिकल कैंप लगाया गया। गढ़वा जिले के अति उग्रवाद प्रभावित बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में आयोजित इस मेडिकल कैंप में बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाज कराने पहुंचे। सीआरपीएफ के कमांडेंट वाईआर बंकर ने बताया कि सुरक्षा बल केवल नक्सल उन्मूलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नागरिक कार्य कार्यक्रमों के तहत कई विकासात्मक पहल भी कर रहे हैं। आम आदमी की जो सुरक्षा है उसके साथ साथ उनका जो सर्वांगीण विकास हो सके, उसमें मेडिकल है। दूसरा कभी हम कंबल है, मच्छरदानी है, दवाइयाँ हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत हम ये समय समय पर ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं, जिससे आम आदमी की ये जो एक विश्वास है फौज में बना रहे। मेडिकल कैंप में इलाज कराने पहुंची नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं ने सीआरपीएफ के इस प्रयास की सराहना की। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि सुरक्षा बलों की पहल से अब इलाके में भरोसा और सुरक्षा की भावना बढ़ी है। ये सब चलेलन तो हमन के ठीक बा, और ये सब यहीं रही हैं तो बढ़िया बा। तो बाल बच्चा सब पढ़त लिखत बड़न, रोड भी के साधन हो गए, सब कुछ दवाई करावे ने तो वहाँ जाए पड़त रहे बड़गढ़ तो कहाँ, और यहाँ तो ये सब दवाई दे देवलन। अपना आहार अपना पेट काट करके हम लोग को उन लोग के देते थे खाना। हम लोग कैसे बाल बच्चा पालते थे, कैसे रहते थे, उन लोग कुछ नहीं समझता था। पर अभी हम लोग सुविधा में हैं, अभी सब हम लोग के कैंप है यहाँ, तब तक हम लोग अभी सब सुख शांति से हैं। हमन के सब दवा भी रोहे करवावलन, हमन के फायदा बा में एकरा सीआरपी के इस बार आशीर्वाद देवत है। वहीं बूढ़ा पहाड़ इलाके से इलाज के लिए पहुंचे बुजुर्गों ने भी सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की। ग्रामीणों का कहना है कि नक्सल उन्मूलन के बाद अब इलाके में शांति और विकास की उम्मीद जगी है। हमारा मोदी सरकार जो था से सब हमारा निर्णय कर दिया। निर्णय करने पर जितना पब्लिक को है सो पब्लिक हम लोग अच्छे हैं। आज कबो कपड़ा लत्ता भी कैलन, कबो वन बासन भी कैलन सीआरपी साहब। ये तरह कहता हमन की व्यवस्था अही चलते आजकल हमन के जितना सुखी बा।
सीआरपीएफ की इस पहल ने न सिर्फ नक्सल प्रभावित इलाके में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी, बल्कि क्षेत्र में सुरक्षा और भरोसे की भावना भी मजबूत की है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। दोनों ही सदनों में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज को लेकर चर्चा की शुरुआत होगी, वहीं सरकार की ओर से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब दिया जाएगा। इधर लोकसभा में शोर शराबे के बीच प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार की कृषि विकास नीतियों की वजह से देश के अन्न भंडार भरे हैं। चावल समेत अन्य कृषि उत्पादों का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि नीतियां बनी हैं, उसके कारण देश के अन्न के भंडार भर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ के आज भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, हमने उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 44% 10 साल में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। 44%, ये चमत्कार हुआ है। विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां कार्य दिवस है। भोजनावकाश के बाद श्रम और उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इधर आज प्रश्नकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की। श्री मरांडी ने हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में अबुआ सरकार नहीं, बल्कि बाबू लोगों की सरकार है। लेकिन आम जनता को आबुआ सरकार तो लग ही नहीं रहा है, लग रहा है कि बाबुओं की सरकार है। और जिस प्रकार से इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल एकदम बिगड़ा हुआ है। और आज अगर आप देखें, चारों तरफ राज्य में हाहाकार है, कोई अंचलों में कोई काम नहीं होता है। मैं आज आपको एक घटना बता रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य संथाल परगना से यहाँ काफी विधायक हैं, मुख्यमंत्री भी उसी क्षेत्र से है। दुमका में आप सबको ध्यान में होगा, पिछले 24 तारीख को वहां मजदूर यूनियन के नेता को गोली लगती है और आज तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। और आज वहां के मजदूर यूनियन ने, ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन वालों ने पूरा बंद कर रखा है, हड़ताल कर रखा है। यानी किस प्रकार से सरकार काम कर रही है, उसका एक उदाहरण है। विधानसभा का बजट सत्र अब 18 मार्च तक चलेगा। सदन में कल हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस आशय पर सहमति बनी। 14 मार्च को भी सदन चलेगा। विभिन्न तिथियों के कामकाज को एक दिन पीछे की ओर शिफ्ट किया गया है। 19 मार्च को जो कार्य सूचीबद्ध थे, अब वे 18 मार्च को होंगे। इसके बाद बजट सत्र की समाप्ति की घोषणा होगी। भाजपा ने जन सरोकार के मुद्दे पर राज्य सरकार को सदन से सड़क तक घेरने का ऐलान किया है। रांची में कल पार्टी विधायक दल की बैठक में भावी रणनीति पर काफी देर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अधिकांश विधायक मौजूद रहे। बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन जायसवाल पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कार्यकाल के 1.5 वर्षों का कामकाज निराशाजनक रहा है। जो देखने को मिल रहा है और झारखंड की जो स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुई है,
उन सभी झारखंड की स्थिति पर चर्चा माननीय विधायकों के सामने साथ हुई। हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, संगठन मंत्री जी, सभी के सामने बिंदुवार सभी ने अपना बात को रखा। हर एक विषय पर नोट डाउन किया गया और जो झारखंड की स्थिति है उस पर विधानसभा में बात को रखेंगे, विधानसभा के बाहर को बात रखेंगे, अंदर बात रखेंगे, संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को राज्य में जारी विकास गतिविधियों और विदेश यात्रा की उपलब्धियों से अवगत कराया। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन और राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी मौजूद रहे। राज्य भर में प्रकृति पर्व सरहुल की तैयारियां जोरों पर हैं और बाजार सज चुके हैं। इधर केंद्रीय सरना समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को सरहुल पूजा की पूर्व संध्या के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय नागपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यह कार्यक्रम 19 मार्च को कांके स्थित सरना मैदान में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज असम का दौरा करेंगे। इधर 12 मार्च को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। झारखंड मंत्रालय में आयोजित होने वाले इस कैबिनेट की बैठक में विकास और जनहित के एजेंडों पर मुहर लगेगी। केंद्र सरकार ने खाड़ी देशों में संघर्ष के मद्देनजर तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये कदम ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू राजनीतिक व्यवधानों और एलपीजी आपूर्ति पर लगी पाबंदियों के मद्देनजर उठाया गया है। इसका एक उद्देश्य देश में एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाना भी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीमा पार आतंकवाद पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि परवर्थ नेनी हरीश ने प्रभावी तरीके से देश का पक्ष रखा। Terrorism remains a global scourge afflicting humanity, and only coordinated efforts of the international community would ensure that ISIL and Al-Qaeda and their affiliates, including the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed, and the proxies of LET such as the Resistance Front, along with those who facilitate their operations, no longer indulge in cross-border terrorism. The report also expresses deep concern at civilian casualties caused by cross-border armed violence. We reiterate and support the Secretary General's call urging compliance with obligations under international law, including international humanitarian law, and ensuring protection of civilians. India strongly condemns the airstrikes on Afghan territory, which are flagrant violations of international law and the UN Charter and the principle of state sovereignty. It's hypocritical to espouse high principles of international law and Islamic solidarity on the one hand, while mercilessly carrying out airstrikes during the holy month of Ramadan that have killed 185 innocent civilians as of 6th March, around 55% of whom are women and children, and displaced over 100,000 according to the UNAMA on the other. पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने अपराधियों पर प्रभावी तरीके से नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में रांची एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना में शामिल अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। उन्होंने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। अपराधियों को गिरफ्तार कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
डीआईजी आनंद प्रकाश ने धनबाद समाहरणालय परिसर स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने बेहतर विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। डीआईजी ने संगठित अपराध पर नकेल कसने और बंगाल विधानसभा चुनाव तथा पर्व त्योहारों के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की हिदायत दी। का जो गुर्गा था, कोई ओझा सुधीर ओझा था, उसके संबंध में और उसके सदस्यों को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, अरेस्ट किया जाए, कैसे उसका इम्पैक्ट को ख़त्म किया जाए। और बंगाल का चुनाव भी आसन है, एक बार हमारी मीटिंग हो चुकी है, उसके बारे में भी कुछ दिशा निर्देश दिया गया। और आने वाला जो पर्व त्यौहार है, ईद हुआ और रामनवमी हुआ, उसके लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। धनबाद में पुलिस ने रंगदारी और मारपीट मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी सड़क पर परेड भी कराई ताकि अपराधियों तक कड़ा संदेश पहुंच सके। जिले के बरटाण स्थित एक मिठाई दुकान संचालक से मारपीट मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तारीख को पांड्यम बीट हाउस में दुकान में घुसकर मारपीट की गई थी। तो 5-6 लड़कों के द्वारा घुसकर जबरदस्ती मारपीट की गई थी। मंगल पांडे नाम के व्यक्ति का सर फट गया था। उसका मुख्य अभियुक्त रोशन सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके इस रोड में परेड कराया गया। परेड कराने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपराधी अगर इस तरह का हरकत करेंगे तो उनको किसी तरह का उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा और पब्लिक के साथ जो इस तरह से व्यवहार करेंगे वो अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र में एक हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो ने बताया कि जमीन विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि अपराधियों के पास से देसी कट्टा और 2 पहिया वाहन बरामद किया गया है। में एक गोलीबारी की घटना हुई थी जिसमें एक सुकरा महतो उनकी मृत्यु हो गई थी और उनको बेटे को बाह में गोली लगी थी और इस संबंध में केस दर्ज किया गया था और अनुसंधान स्टार्ट करके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में 8/3/26 की रात्रि में सूचना मिली कि जो अपराधी हैं वो भागने की फिराक में है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु एसडीपीओ श्री क्रिस्टोफर किरगट्टा के नेतृत्व में टीम बना और इनके द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रांची के नामकोम में 2 दिवसीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का कल समापन हो गया। इस 2 दिवसीय मेले में बड़ी संख्या में किसानों और उद्यमियों ने भाग लिया। वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को उत्पादन और आय बढ़ाने के टिप्स दिए। कृषक भी कृषि से जुड़ी नवीन तकनीकों और नवाचारों से अवगत हुए। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान में आयोजित समापन समारोह के दौरान कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। रांची में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए 2 दिवसीय प्रदर्शनी सह व्यापार मेला का आज आखिरी दिन है। एमएसएमई विकास कार्यालय की ओर से इस मेले का आयोजन हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन में हो रहा है। लाभार्थियों को विभिन्न उत्पादों की बिक्री के लिए मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले के उद्घाटन अवसर पर विकास कार्यालय के निदेशक इंद्रजीत यादव और एसएलबीसी के उप महाप्रबंधक संतोष कुमार सिन्हा समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने शिल्पकारों और कारीगरों के हित में इस पहल की सराहना की। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह समेत कई जिलों में बारिश हुई। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में भी आसमान में बादल छाए रहे और तेज हवाएं भी चली। आज भी कई इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है।
कुछ क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला खरसावां में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। और अब जानते हैं कि इन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। मार्च वर्ष 1932 में उडुपी रामचंद्र राव का जन्म कर्नाटक के उडुपी जिले में हुआ था। इन्हें भारतीय उपग्रह कार्यक्रम का वास्तुकार माना जाता है। अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर अपना करियर शुरू करने के बाद रामचंद्र राव 1966 में भारत वापस आ गए। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे। इनके मार्गदर्शन में आर्यभट्ट समेत लगभग 18 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जिन्हें वर्ष 2013 में सैटेलाइट हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया। प्रोफेसर राव को वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 10 मार्च वर्ष 1897 में सावित्रीबाई फुले का निधन हुआ। फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका रहीं। इन्होंने वर्ष 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में भारत के पहले बालिका स्कूल की स्थापना की और उसकी प्रिंसिपल भी रहीं। सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी रहीं। बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए उन्हें समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था, पर ये कभी पीछे नहीं हटी। इतिहासकारों के मुताबिक भारतीय समाज में महिलाओं को उनका हक दिलाने में सावित्रीबाई फुले की बड़ी भूमिका थी। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक वीडियो साझा कर इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही भारत में जन्मे चीते के शावकों की संख्या 33 हो गई है। दिल्ली में पिछले दिनों आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ने भारत की तकनीक की यात्रा को नया रुख दिया है। अब देश सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक सेमीकंडक्टर पावर हाउस बन रहा है। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 सिर्फ एक ग्लोबल टेक संवाद नहीं रहा, बल्कि यह आयोजन भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति का टर्निंग पॉइंट बन गया। जियोपॉलिटिक्स के तनाव, सप्लाई चेन के दबाव और माइक्रोचिप्स की वैश्विक होड़ के बीच सरकार और उद्योग जगत ने साफ संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ चिप्स का उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि खुद चिप्स बनाने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। और इस बदलाव की असली ताकत है एआई इनोवेशन और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता। समिट में सरकार और उद्योग जगत के दिग्गजों ने बताया कि भारत की सेमीकंडक्टर योजना एआई योजना से जुड़ी हुई है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत डिजाइन से लेकर चिप बनाने और पैकेजिंग तक पूरी व्यवस्था तैयार की जा रही है। वहीं समिट की एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि भारत ने वैश्विक चिप सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन पैक्स सिलिका में आधिकारिक रूप से शामिल होने का फैसला किया। We also had Pax Silica today, which is very important for us from the semiconductor industry perspective, from resilient supply chain, resilient value chain perspective. And the fact that we are today seen, whether in Europe or in Australia or in US or in Southeast Asia, everywhere we are seen as a trusted country. इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर के ग्लोबल लीडर्स ने भारत के विकास यात्रा पर भरोसा जताया। उनका कहना था कि डिजाइन, चिप निर्माण, पैकेजिंग और टैलेंट डेवलपमेंट में मिलकर काम किया जाए तो भारत पूर्वी एशिया और पश्चिम के स्थापित हब्स को चुनौती दे सकता है। समिट में शामिल प्रतिनिधियों ने ये भी कहा कि मजबूत टेक टैलेंट
बढ़ती चिप डिमांड और सरकार की नीतियों की वजह से भारत सेमीकंडक्टर निवेश के लिए एक मजबूत और आकर्षक डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। I'm very encouraged, I'm very energized. I believe there's an incredible opportunity for India with AI. And one of the things I like a lot about this, being a semiconductor company, I like the AI opportunity, the electronics manufacturing opportunity that's happening in India, the semiconductor supply chain. When I put all of this together, I see that this is going to be a great opportunity of growth, of development. भारत की चिप पहल अब सिर्फ योजना नहीं, जमीन पर काम के रूप में दिखने लगी है। देश में कई चिप बनाने और असेंबली प्लांट्स का निर्माण चल रहा है। सरकारी प्रोत्साहन और वैश्विक साझेदारी के सहारे ये निवेश दुनिया के सेमीकंडक्टर नक्शे में भारत की बढ़ती भूमिका दिखा रहे हैं। सरकार जीपीयू क्षमता बढ़ाने, एआई से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और देश में ही चिप डिजाइन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इसका मकसद सिलिकॉन के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना और नई एआई तकनीक को देश में ही मजबूत बनाना है। We have announced partnership with some of the ecosystem players. This is possible because of our Honorable Prime Minister's global outreach and emphasis on India's semiconductor mission. दशकों तक भारत की ताकत सॉफ्टवेयर और सर्विसेज में रही है, लेकिन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में वैश्विक उद्योग जगत और नीति निर्माताओं ने एक साहसिक लक्ष्य तय किया। भारत को डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक एक संपूर्ण टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनाना। कंप्यूटेशन, चिप्स और इनोवेशन अब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षा अब सपने से निकलकर हकीकत की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्थापना दिवस पर CISF कर्मियों को दी शुभकामनाएं, दृढ़ संकल्प, अनुशासन और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में योगदान को सराहा। विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां कार्य दिवस। भोजनावकाश के बाद श्रम और उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। अब 18 मार्च तक चलेगा सत्र। भाजपा की सरकार को सदन से सड़क तक घेरने की रणनीति। विधायक दल की बैठक में जन सरोकार के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने का निर्णय। और राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री, राज्य में जारी विकास गतिविधियों और विदेश यात्रा से कराया अवगत। सीएम का आज असम दौरा, 12 मार्च को कैबिनेट बैठक।